हेलो फ्रेंड्स, यूनिक 24 क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास नाइन्थ का जो केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। पार्ट 1 में हम लोग बात किए थे पदार्थ के बारे में, पंचतत्व के बारे में बात किया था हमने। और क्या बात किया था कि पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है, जिसमें भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के रूप में डिवाइड किया गया था, तो इसमें हम लोग उसको भौतिक गुणधर्म के बारे में डिस्कस किए थे। फिर इसमें के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था पदार्थ के कणों के जो अभिलाक्षणिक गुण हैं, अभिलाक्षणिक गुण के बारे में बात किया था। फिर बात किए थे हम लोग कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती है। तो उसके में हम लोग देखा था कि ठोस, द्रव और गैस होता है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है अगर हम लोग अभी प्रेजेंट में बात करें तो इसमें हम लोगों ने ठोस के बारे में डिस्कशन जो है सो कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो द्रव अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, द्रव अवस्था में हम लोग अपने निजी जीवन में देखते हैं कि जल होता है, तेल, जूस, दूध, ये सब जो वस्तुएं हैं, ये सब वस्तुएं हैं, इसको अगर हम अलग अलग बर्तन में रखें, विभिन्न विभिन्न प्रकार के बर्तन में रखें, तो इसका आकार भी क्या होता है, उस बर्तन के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। चाहे हम जिस भी शेप में रखें, चाहे मान लीजिए जैसे देख लीजिए, हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 3 प्रकार के बर्तन ले रखा है। 3 प्रकार का बर्तन क्या किया है, लिया है 3 प्रकार का बर्तन, और तीनों में जो वाटर का जो क्वांटिटी है वो सेम रखा है, 50 ml, 50 ml और 50 ml। परंतु यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ इसमें सेम वाटर है, लेकिन ये उस शेप में है जिस शेप में ये बर्तन है। इसमें भी वाटर उसी शेप में है जिस शेप में बर्तन है, और इसमें भी वाटर क्या है, उस शेप में है जिस शेप में वाटर है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि द्रव का जो आकार है, वो आकार तो नहीं, लेकिन कि क्या आयतन निश्चित होता है। आयतन का मतलब इसका क्वांटिटी, वॉल्यूम जो है सो क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे कि हम लोग देखें अभी कि इसमें कितना आयतन रखे हैं, कितना वॉल्यूम है वाटर का, तो 50 ml है। इसमें कितना है, 50 ml, इसमें भी क्या है, 50 ml है। तो आयतन तो क्या है, निश्चित है, लेकिन आकार निश्चित है क्या, आकार निश्चित नहीं है। इसमें डिफरेंट आकार है, इसमें डिफरेंट आकार है, और इसमें भी आकार डिफरेंट है, लेकिन आयतन क्या है, इसमें 50 ml, इसमें 50 ml, इसमें 50 ml, आयतन क्या है, सेम है। तो इससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि इसमें बहाव होता है, जो द्रव अवस्था होता है उसमें बहाव होता है, और आकार को क्या करता है, ये चेंज करता है। आकार को चेंज करता है, इसलिए पता चलता है कि ये फिक्स तो नहीं होता, लेकिन किस माध्यम में होता है, ये लिक्विड के माध्यम में होता है, तरल के माध्यम में होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि इसका जो संपीड्यता है, जो हम लोग ठोस का जो संपीड्यता कहते हैं, तो ठोस का जो संपीड्यता था वो क्या था, कम था। ठोस का संपीड्यता कम था, लेकिन अगर इसका अगर बात करेंगे तो ठोस की अपेक्षा में थोड़ा सा क्या है, ठोस की अपेक्षा में थोड़ा सा इसका संपीड्यता अधिक। इसमें ये होता है कि वातावरण की जो गैसें हैं, हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास की जो गैसें हैं, वो विसरित होकर, मतलब विसरित के माध्यम से क्या होता है, जल में घुल जाता है। जल में घुल जाता है, जैसे कि अगर स्पेशली हम बात करें कौन सा गैस जल में घुल जाता है, तो ऐसी तो लगभग सभी गैसें जल में घुलती है, परंतु बेसिक तौर पर बात करें तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इससे पता चलता है कि हाँ ये जल में जो है सो घुली हुई रहती है। और इससे क्या प्रॉफिट होता है कि ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो जल में बहुत सारी जंतुएं रहती है, जल में जितने भी जंतुएं रहती है या लगभग जितने भी जंतुएं रहती है, सबको ऑक्सीजन की तो ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है उन लोग को, तो वाटर के पास, वाटर में जो ऑक्सीजन रहता है उससे जंतुओं को तो फायदा मिलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए फ़ायदा है, बेनिफिट है, तो वो पौधों के लिए बेनिफिट है, अनिवार्य है। तो जो जल में घुला रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो जरूरी होता है किसके लिए, अनिवार्य होता है किसके लिए, तो जंतुओं तथा पौधों के लिए। कौन से जंतुओं तथा पौधों के लिए, तो जलीय जंतुओं के लिए और जलीय पौधों के लिए। इससे हम लोग को अगर बात करें कि कौन सा मेन निष्कर्ष निकलता है, तो मेन निष्कर्ष ये निकलता है कि द्रव में, अगर बात करें द्रव में, तो ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। तो जो द्रव होता है उसमें तीनों का विसरण क्या होता है, संभव होता है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। तो अभी हम लोगों ने देखा कि गैस में तो लिक्विड है, जलीय, मतलब जलीय जंतुओं के लिए तो आवश्यक है। तो जल में तो गैसें विसरित हो ही जाती है, और द्रव तो विसरित होगा ही होगा, और साथ में क्या, ठोस भी उसमें क्या हो सकता है, विसरित हो सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गैसीय अवस्था के बारे में। कौन सी अवस्था, गैसीय अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो गैसीय अवस्था के बारे में अगर हम बात करें इसका, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो गुब्बारा वाला है, कौन सा गुब्बारा वाला है, वो छोटा सा टंकी रहता है उसके पास, कितना बड़ा, छोटा सा टंकी रहता है, लेकिन उसमें से बहुत सारा बलून को क्या कर देता है, वो बहुत सारा बलून को भर देता है।
छोटा सा गैस के टंकी से। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि छोटा सा गैस के टंकी में कम गैस रहने के बावजूद भी वो बहुत सारा बलून को भर देता है। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि एक छोटा सा बॉक्स में जो गैस है उसको कंप्रेस करके रखा जा सकता है। तो इससे क्या पता चलता है कि इसकी जो संपीड्यता होती है वो बहुत अधिक होती है। क्या होती है? बहुत अधिक होती है। संपीड्यता बहुत अधिक होती है। ठीक है, किसकी? गैस की। जैसे कि और भी एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो इसमें बात कर सकते हैं हम लोग एलपीजी गैस, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, या तो फिर जो हॉस्पिटल में यूज होता है ऑक्सीजन सिलेंडर यूज होता है, उसमें भी कंप्रेस करके रखा जाता है। और सिंपल सा एक और समझ सकते हैं हम लोग, सीएनजी गैस जो है, इसका नाम ही है, क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नाम से ही पता चलता है कि इसको क्या करके रखा गया है, तो कंप्रेस करके रखा गया है। ठीक है, तो सर्वाधिक बहुत अधिक मात्रा में इसको क्या किया जा सकता है? कंप्रेस किया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे अगर डिफरेंस का, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों चीज़ों तो हम लोगों ने पढ़ लिया, सॉलिड को पढ़ लिया, लिक्विड को पढ़ लिया, और किसको पढ़ लिया? गैस को भी पढ़ लिया। तो तीनों चीज़ों को जब हम लोगों ने पढ़ लिया तो अब इसका डिफरेंस भी जानना क्या होता है? ज़रूरी हो जाता है। तो सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं, मतलब नज़दीक नज़दीक में, बीच में कम गैप रखते हैं। और लिक्विड क्या होता है कि थोड़ा सा दूर दूर में होता है, मतलब इसके बीच काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। और गैस क्या होता है? ये अधिक इंडिपेंडेंट होता है, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, इसलिए क्या कर लेता है, ये काफ़ी सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि जो पदार्थ है, क्या पदार्थ जो है सो अपनी अवस्था को बदल सकता है? क्या वाटर जो है सो अपनी अवस्था को बदल सकता है, या अन्य चीज़ें जो है सो क्या अपनी अवस्था को चेंज कर सकते हैं क्या? तो बात करेंगे इसमें से एक नोट को हम लोग को ध्यान रखना है, मेन चीज़ की जो जल है, जल जो मेन चीज़ है, जल वो पदार्थ की जो तीन अवस्था होती है, सॉलिड लिक्विड और गैस, ठोस द्रव और गैस जो होता है, तीनों अवस्थाओं में क्या कर सकता है? तीनों अवस्थाओं में वो रह सकता है, चाहे ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो, वो क्या कर सकता है? तीनों अवस्था में रह सकता है। अगर ठोस में बात करें हम, तो ठोस में हम लोग बात कर सकते हैं क्या रहता है? जल। तो ठोस के रूप में क्या रह सकता है? बर्फ रह सकता है। द्रव के रूप में क्या रह सकता है? तो द्रव के रूप में हम लोग तो सिंपल सा जानते हैं कि ये जल रह सकता है द्रव के रूप में। और गैस के रूप में, जो गैस के रूप में वो जलवाष्प जो बनता है, जलवाष्प, वो एक प्रकार से क्या है? वो गैस ही तो है। तो जल जो है सो तीनों अवस्था में रह सकता है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, वो तीनों अवस्था में रह सकता है। अच्छा, अब इसी के अंदर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे इसके अंदर कि जो अवस्था अपना परिवर्तित करता है जल, या फिर जो पदार्थ अपने अवस्था को परिवर्तित करता है, वो उस पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो द्रव का जो अवस्था चेंज होता है, सॉरी द्रव नहीं, मतलब कि जो पदार्थ का जो अवस्था चेंज होता है उस पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। जैसे कि तापमान हम अगर बढ़ाएं या घटाएं तो उस पदार्थ पे कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता ही होगा। तो हम इसमें सिंपल से ध्यान रख सकते हैं कि अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? तापमान को बढ़ाते हैं, तो जो गतिज ऊर्जा है, कणों के बीच की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और किन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है? तो जो कण होते हैं, कणों के बीच की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ये सब जो कण है, इनके बीच की जो गतिज ऊर्जा है क्या होता है? वो बढ़ जाता है। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये अभी इस अवस्था में है, मतलब इस रूप में है, तो अगर हम इसको टेम्परेचर देने लगे, तापमान के कारण इसको हम तापमान दें, तो क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा ये बढ़ जाएगा, मतलब आसपास का जो दूरी है वो क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा, ये यहाँ से यहाँ जाने लगेगा। तो ये फिर किस अवस्था में आ जाएगा? तो इस अवस्था में आ जाएगा, अलग अलग अवस्था में। और तापमान बढ़ाएंगे तो ये फिर ये इस अवस्था में आ जाएगा। तो क्या होता है कि जो उन लोगों की जो उनके बीच जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ऊष्मा के द्वारा दी गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेता है। अब मान लीजिए कि ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल था हम लोगों का, अगर हम इसमें क्या करने लगे? तापमान देने लगे, ठीक है, यानी कि हीट बढ़ाने लगे इसका, ठीक है। तो हीट जब बढ़ने लगेगा तो इनके बीच की जो गतिज ऊर्जा है, ऊर्जा के कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा है वो तो बढ़ने लगेगा। तो ऊष्मा के द्वारा अगर ऊष्मा हम देते हैं इसमें, तो इसकी जो दी गई ऊर्जा है, इनके बीच की जो ऊर्जा है वो इसमें, इसके बीच कुछ ना कुछ तो क्या है? आकर्षण बल तो है ही। क्या है? आकर्षण बल है। तो जब ये अधिक हो जाएगा तो आकर्षण बल को क्या कर लेगा? पार कर लेगा। जैसे इसके और इसके बीच कुछ ना कुछ आकर्षण बल है, अगर हम ऊष्मा के कारण इसका आकर्षण बल को क्या कर देते? हम लोग बढ़ा देते। तो इस बल के कारण
उष्मा का जो आकर्षण बल है वो इसको क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा, मतलब कि ये अलग हो जाएगा और ये फिर अलग हो जाएगा, अलग अलग कर देगा। तो वही चीज़ आगे लिखा हुआ है कि कण का जो नियत स्थान है उसको छोड़कर स्वतंत्र होकर क्या करने लगेगा, वो गति करने लगेगा। और ये चीज़ हम लोग यहाँ पे भी देखे थे कि जब हम लोग तापमान दे रहे थे तो ये जो आकर्षण बल है आपस में रहने के बावजूद भी क्या होने लगता है, तापमान अधिक होने के कारण ये आपस का अपना अपना स्थान क्या कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, और स्वतंत्र होकर क्या करने लगता है, गति करने लगता है। और इसी में अगर कोई चीज़ ठोस में है तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और कोई चीज़ द्रव में है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट हम लोग और ध्यान रख सकते हैं कि जिस न्यूनतम तापमान पर, मतलब कितना न्यूनतम तापमान उसको दें, कौन सा न्यूनतम तापमान पर जो ठोस है वो पिघल कर क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। तो जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। ये याद रखना है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो गलनांक बोलते हैं। और इसमें एक पॉइंट याद ऐड कर सकते हैं हम लोग कि बर्फ़ का जो गलनांक है, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो 273.15 केल्विन होता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। कोई अगर ठोस है तो उसका जो गलनांक है, जैसे ठोस से मतलब बर्फ़ से वो वाटर बनता है, तो उसका गलनांक है वो क्या दिखाता है, उसके कणों के बीच के आकर्षण बल को दिखाता है। किसको दिखाता है, तो उसके कणों के बीच के जो आकर्षण बल है, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कणों के बीच के आकर्षण बल के बारे में, तो उसके सामर्थ्य को दिखाता है कि उसकी क्षमता कितना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गुप्त ऊष्मा के बारे में। तो गुप्त ऊष्मा क्या होता है कि जब हम लोग वाटर से, मतलब कि बर्फ़ से वाटर में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक बर्फ़ है उसको हम लोग गर्म करने लगे, क्या करने लगे, गर्म करने लगे, या हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं कि हम लोग उसको क्या करने लगे, हीट दे रहे हैं, बर्फ़ को क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वाटर में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि जब ये मतलब ये गलने की अवस्था में होता है, तो इसमें गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती है तापमान नहीं बदलता है। गुप्त ऊष्मा में क्या होता है, गलनांक पर पहुंचने, गलनांक के बारे में भी हम लोगों ने जाना, तो गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती है तापमान नहीं बदलता है। जब तक संपूर्ण बर्फ क्या होता है, पिघल नहीं जाती है, तब तक तापमान क्या होता है, नहीं बदलता है, तब तक तापमान नहीं बदलता है। ठीक है, बीकर में मतलब जिस सामान रहेगा उस सामान में अगर हम ऊष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट में दे रहे, उसके बावजूद भी नहीं बदलता है, उसके बावजूद भी नहीं बदलता है। आखिर तो ये मतलब ये ऊष्मा जो है सो जाता कहाँ है, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो सामग्री, जिस वस्तु को हम लोग हीट दे रहे हैं ना, वो उसमें क्या होता है, वस्तु में क्या होता है, उसमें छुपा रहता है। वस्तु में जो हीट छुपा रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा तो याद रहेगा। अब क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पर, जो वायुमंडलीय दाब है, जो प्रेशर है, उस पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। वायुमंडलीय दाब पर हम लोग लिख सकते हैं, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। क्या होता है, उबलने लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, और जल के लिए जो है ये तापमान कितना है, तो जल के लिए ये है 373 केल्विन, और अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में बात करें तो ये है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब भाप जो है या वाष्प, जो पानी गर्म करने पर जो भाप या वाष्प बनता है, इनके कणों में उसी तापमान पर, पानी के कणों की अपेक्षा, ध्यान से सुनना है कि भाप या वाष्प जो है उनके कणों में, जो भाप या वाष्प के कण हैं उनके कणों में अगर उसी तापमान पर, सेम तापमान पर पानी के कण को भी रखा जाए, देखा जाए तो उनके अपेक्षा में अधिक ऊर्जा होती है। किस में, तो भाप या वाष्प के कणों में अधिक ऊर्जा होती है। क्यों होती है, तो क्योंकि भाप के कण, जो भाप के कण है वो गुप्त ऊष्मा के कारण अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित करके रखा रहता है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है, भाप या वाष्प के कणों में अधिक ऊर्जा होती है। किसके अपेक्षा में, तो पानी के कणों के अपेक्षा में। ठीक है, अब आगे का पॉइंट है दाब परिवर्तन का प्रभाव।
तो दाब परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसमें हम लोग देखेंगे। ठोस से द्रव कैसे बनता है, द्रव से गैस कैसे बनता है, या ठोस से द्रव जो बनता है उसका क्या नाम, उसको क्या कहा जाता है, या द्रव से गैस बनता है उसको क्या कहा जाता है, या ठोस से डायरेक्ट गैस बनता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसके लिए हम अगला पार्ट लाएंगे। इस पार्ट में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।